नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी डीआरके अपडेट पर। आज हम लेकर आए एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दिया है और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसकी जनसंख्या महज 3 करोड़ के आसपास है, उसने एक ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका और चीन जैसे देशों की डिजिटल नीतियों को भी टक्कर देता है। जी हां, नेपाल ने एक ही आदेश में 26 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जीते थे, वहां अब इन सबको अचानक बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नेपाल को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ कानून और व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे कहीं और की राजनीति छुपी हुई है? क्या नेपाल अमेरिका को आंख दिखाना चाहता है या चीन के दबाव में यह सब कर रहा है? और सबसे अहम सवाल, अगर भारत में ऐसा हो जाए तो हालात क्या होंगे? और क्या भारत को अब समय आ गया है कि अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेकर आए जिस पर पूरी तरह से हमारा ही नियंत्रण हो? इन सारे सवालों पर आज हम आपको गहराई से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के इस फैसले की। नेपाल सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि देश के भीतर चल रही 26 सोशल मीडिया साइट्स को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इनमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल थी: फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स और कई अन्य। यानी वो पूरा डिजिटल संसार जिस पर नेपाल के लोग हर दिन जीते थे, उसे एक झटके में बंद कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि इन कंपनियों ने नेपाल के नए डिजिटल कानूनों का पालन नहीं किया। साल 2023 में नेपाल ने डिजिटल रेगुलेशन एक्ट के तहत एक नियम बनाया था कि सभी सोशल मीडिया कंपनियां जो नेपाल में काम कर रही है, उन्हें अपने देश में एक स्थानीय ऑफिस खोलना होगा, एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई आपत्तिजनक कंटेंट या गलत जानकारी फैलती है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। सरकार चाहती थी कि हर कंपनी नेपाल के भीतर अपनी जवाबदेही तय करे। लेकिन हुआ क्या? इन कंपनियों ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। बार बार चेतावनी दी गई, यहां तक कि 7 दिनों की अंतिम डेडलाइन दी गई कि या तो नेपाल में ऑफिस खोलो या बैन के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जब समय सीमा पूरी हुई और कंपनियों नेपाल की बात नहीं मानी तो सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए बैन लागू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि नेपाल जैसे छोटे देश ने इतनी बड़ी कंपनियों को आंख क्यों दिखाई? क्या सिर्फ कानून तोड़ने की वजह से यह सब हुआ या फिर कोई और कारण भी है? यह समझना जरूरी है कि नेपाल की राजनीति हाल ही में काफी अस्थिर रही है। जनता के बीच राजशाही की मांग एक बार फिर से तेज हो रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज बहुत मजबूती से उठ रही है। एफएसीबीओ के और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग सरकार के खिलाफ खुलकर लिख रहे थे, वीडियो डाल रहे थे और समर्थन जुटा रहे थे। सरकार को लगा कि अगर यह सब यूं ही चलता रहा तो उसका नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नेपाल का यह कदम सिर्फ कानून का पालन कराने के लिए नहीं बल्कि जनता की आवाज दबाने के लिए भी है। यानी असली मकसद कहीं ना कहीं राजनीतिक भी है। अब जरा सोचिए, जिन प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपने विचार साझा करते थे, जिनसे वे विदेशों में बैठे अपने परिवार से जुड़ते थे, जिनसे व्यापार चलता था, अचानक वह सब बंद हो गया। नेपाल की जनता, खासकर युवा वर्ग, इसे डिजिटल दमन कह रहे हैं।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकार, छात्र सभी सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारी आजादी छीन रही है, लेकिन सरकार का पक्ष भी सुनना होगा। नेपाल सरकार का कहना है कि यह कदम जरूरी था क्योंकि फेक अकाउंट्स, गलत सूचना और समाज विरोधी गतिविधियां प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बढ़ गई थी। कोई भी व्यक्ति, किसी भी नेता, किसी भी महिला या किसी भी बच्चे पर गलत आरोप लगाकर पोस्ट कर देता था और सरकार के पास उन लोगों तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं था। कंपनियां भी सहयोग नहीं करती थी। इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर आप नेपाल में काम करना चाहते हैं तो यहां ऑफिस खोलिए और हमारी बात मानिए वरना बाहर जाइए। दिलचस्प बात यह है कि इस बैन से टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप को छूट मिल गई। क्योंकि टिकटॉक ने नेपाल में अपना ऑफिस खोल लिया और सरकार के नियमों का पालन कर लिया। यही वजह है कि अब नेपाल में टिकटॉक खूब चल रहा है, जबकि बाकी अमेरिकी ऐप्स बंद हो चुके हैं। यहाँ से एक और बड़ा सवाल निकलता है, क्या नेपाल चीन के दबाव में यह टिकटॉक के साथ सब कर रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे और उनके बीच कई समझौते हुए थे। कई विश्लेषक कहते हैं कि यह कदम कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ चीन का डिजिटल खेल भी हो सकता है। यानी नेपाल ने अमेरिका की कंपनियों को बैन कर दिया और चीन की कंपनी को खुला मैदान मिल गया। अब बात करते हैं भारत की। दोस्तों, हमारे देश में भी अक्सर यह बहस उठती है कि हमें अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए। अगर कल को भारत सरकार भी अमेरिका की तरह व्यापारिक विवाद में पड़ जाए और तय कर ले कि अब फेसबुक या यूट्यूब भारत में नहीं चलेंगे, तो क्या हम इसके लिए तैयार है? भारत में करोड़ों लोग हर दिन व्हाट्सएप पर बात करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं। लाखों क्रिएटर्स की रोजी रोटी सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर निर्भर है। अगर यह सब बंद हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यवसायों और क्रिएटर्स को होगा। सोचिए, अगर यूट्यूब बंद हो गया तो भारत के कितने लाख चैनल्स जो शिक्षा, मनोरंजन, जानकारी और खबरें दे रहे हैं, वे रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। अगर व्हाट्सएप बंद हो गया तो गांव व गांव तक फैली संचार की व्यवस्था टूट जाएगी। छोटे दुकानदार जो व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेते हैं, उनकी बिक्री रुक जाएगी। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत के पास एक विकल्प भी है, अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोरोना काल में कई ऐप्स बने थे जैसे शरचात, कुचिंगारी, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पाए। कारण यह रहा कि इन ऐप्स के पास उतनी बड़ी पूंजी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पहुंच नहीं थी जितनी अमेरिकी कंपनियों के पास है। अगर भारत सरकार ठान ले और बड़े उद्योगपतियों को साथ लेकर चले तो निश्चित ही भारत अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब और अपना व्हाट्सएप बना सकता है। इसके फायदे भी बहुत होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि डाटा पूरी तरह भारत में रहेगा। हमारी सरकार को यह चिंता नहीं होगी कि हमारे नागरिकों का डाटा विदेश में जा रहा है। दूसरा फायदा यह होगा कि भारत के क्रिएटर्स को जो पैसा मिलेगा वह भारतीय प्लेटफॉर्म के जरिए आएगा और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। एक सफल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सबसे जरूरी यूजर्स का भरोसा चाहिए। भारत में कई बार कोशिश हुई लेकिन लोग अंततः वापस उन्हीं ग्लोबल ऐप्स पर चले गए क्योंकि वे ज्यादा सहज और भरोसेमंद लगे। दोस्तों, नेपाल का यह कदम हमें चेतावनी देता है कि अगर कल को भारत को भी मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ा तो क्या होगा? क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे पास विकल्प है? यही सवाल अब हमारे सामने है। दोस्तों,
आपने सुना कि नेपाल ने सोशल मीडिया बैन करके कैसी स्थिति पैदा कर दी। अब सोचिए अगर यही हालात भारत में बने तो क्या होगा। क्या भारत इतना बड़ा कदम उठा सकता है, और अगर उठाए तो उसके नतीजे क्या होंगे। आइए अब भारत के संदर्भ में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस भी। हमारे देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से लगभग हर व्यक्ति किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। यूट्यूब पर लाखों क्रिएटर्स हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करोड़ों छोटे व्यापारी और इन्फ्लुएंसर अपनी पहचान बना चुके हैं। व्हाट्सएप पर तो हर गली, हर गांव, हर मोहल्ला जुड़ा हुआ है। अगर अचानक एक सुबह हम उठे और सरकार यह घोषणा कर दे कि अब से यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे अमेरिकी प्लेटफॉर्म भारत में बंद होंगे तो इसकी गूंज सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। सबसे पहले असर होगा क्रिएटर्स की दुनिया पर। भारत में आज यूट्यूब से लाखों लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। शिक्षा देने वाले टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट जगत सभी इस पर निर्भर है। अगर यूट्यूब बंद हो गया तो इन सब की कमाई रातों रात खत्म हो जाएगी। करोड़ों परिवार प्रभावित होंगे। इसी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे व्यापारियों ने अपने बिजनेस खड़े किए हैं। कपड़ों का व्यापार, हस्तशिल्प, घरेलू उत्पाद, खाने पीने का सामान, सब कुछ सोशल मीडिया पर बिकता है। यह सारे कारोबार ठप हो जाएंगे। दूसरा असर होगा लोगों की बातचीत और कनेक्टिविटी पर। व्हाट्सएप आज भारत के हर कोने में जुड़ाव का जरिया है। गांव से शहर तक लोग इसी पर बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, पैसे भेजते हैं, व्यापार करते हैं। अगर यह बंद हो गया तो संचार का पूरा तंत्र हिल जाएगा। तीसरा असर होगा अर्थव्यवस्था पर। मेटा यानी फेसबुक और गूगल यानी यूट्यूब और फेसबुक का जाल पूरी दुनिया में फैला है। भारतीय ऐप्स को उस स्तर तक ले जाना आसान नहीं है। दूसरी चुनौती है पूंजी और टेक्नोलॉजी। अमेरिकी कंपनियों के पास अरबों डॉलर है और बेहतरीन इंजीनियर है। भारतीय कंपनियों को उनके सामने खड़ा करने के लिए सरकार को भारी निवेश करना होगा और इंडस्ट्री को साथ लाना होगा। तीसरी चुनौती है ग्लोबल पहुंच। अगर भारत ऐप बनाए और सिर्फ भारत में चले तो वह उतना सफल नहीं होगा। उसे पूरी दुनिया में पहुंचाना होगा, तभी वह असली टक्कर दे पाएगा। दोस्तों, नेपाल का यह कदम हमें एक सबक देता है। छोटे देश भी अगर ठान ले तो बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। नेपाल में जनता सड़कों पर है क्योंकि वहां विकल्प नहीं है। भारत में भी अगर बैन हुआ और विकल्प ना मिले तो विरोध होगा, लेकिन अगर भारत पहले से तैयारी कर ले और अपने देसी प्लेटफॉर्म मजबूत कर ले तो हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। अब सवाल